कि तोड़कर मनुवाद का अभिमान कांशी राम ने, बहुजनों को दे दिया सम्मान कांशी राम ने, हाथ जिनके कांपते थे वोट करने के समय, रास्ते उनके किए आसान। जाने के बाद उनका चारों ओर से नुकसान हुआ। उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों शक्ति सत्ता के हिस्से को लगभग पूरी तरह उच्च जाति हिंदुओं और विशेषकर ब्राह्मणों। बड़ा प्यारा सा गीत है, अगर आपने YouTube पर सुना होगा तो वो गीत आप जरूर जानते होंगे। तोड़कर मनुवाद का अभिमान कांशी राम ने, बहुजनों को दे दिया सम्मान कांशी राम ने, हाथ जिनके कांपते थे वोट करने के समय। और मुझे ये पंक्तियां बहुत प्रिय हैं कि तोड़कर मनुवाद का अभिमान कांशी राम ने, बहुजनों को दे दिया सम्मान कांशी राम ने, हाथ जिनके कांपते थे वोट करने के समय, रास्ते उनके किए आसान कांशी राम ने। हम एक ऐसे शख्स को याद कर रहे हैं और वो भी उस दौर में जब हमारे सामने वो जो हाथ कांपते थे ना वोट डालने के समय, आज नहीं कांपते हैं। आज वोट डालते हैं बहुजन अपनी ताकत से, अपने वजूद और सम्मान से। लेकिन जिस दौर में हम बात कर रहे हैं उस दौर में बहुत कुछ नहीं बदला। बदला है, मान्यवर कांशी राम कहते थे कि शासक बनो, इस देश के शासक बनो। शासक बने हैं लोग। अपनी वोट की ताकत को पहचानो, लोगों ने पहचाना है। अन्याय के खिलाफ बोलो, आवाज उठाओ, लोग आवाज उठाते हैं। पे बैक टू सोसाइटी के तहत इस बात को जिक्र करो कि आप अपने समाज को कितना कुछ दे पा रहे हो। ढेर सारे संगठन बने हैं वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हाथरस होता है और एक दलित की बेटी, दलित लड़की जिस तरह न्याय का शिकार होती है और नए भारत में जाति खत्म हो चुकने का दावा करने वाले सेलिब्रिटी लोग, उथलापन जग जाहिर हो जाता है। और ये जग जाहिर हो जाता है इस बात से कि अगर वह दलित है तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। तमाम तरह के किस्से गढ़े जाएंगे, कहानियां बनेंगी, सियासत होगी, लेकिन सीधे दिखेगा कि खुल करके एक तरफ सवर्ण जाति के लोग महापंचायत करेंगे और आपके विरोध में खड़े होंगे। सत्ता, शासन, प्रशासन उस अपने पूरे रवैये से जातिवादी दिखेगा। फिर क्यों ना इस बात पर पुनर्विचार किया जाए कि क्या वाकई जैसा भारत डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशी राम जैसे लोग बनाना चाहते थे, क्या हम वैसे भारत में रह रहे हैं? क्या आज इस तरह के अपराध कम हो गए? अगर नहीं हुए तो हम क्या कर सकते हैं? हमें आज आगे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ये हमारी बातचीत का सबसे अच्छा विषय होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले उस शख्स को याद करते हैं जिसे वाकई मैं बहुत पसंद करता हूं और उसकी वजह आपसे साझा कर रहा हूं। कुछ स्लोगन सुनिए। मान्यवर कांशी राम को इन स्लोगन के रास्ते जानने की कोशिश करते हैं। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बड़ा प्रसिद्ध सा वाक्य है, अंबेडकर के सूट बूट, कांशी राम के हाफ शर्ट और पैंट।
एक दोनों शख्सियत का अंतर। और कांशीराम ये बात अक्सर अपने भाषणों में कहा करते थे कि अंबेडकर ने किताबें जुटाई, मैंने लोगों को जुटाया है। किताबें जुटाने का अर्थ यहां पर यह है कि वो एक जमीन बनाई, एक वैचारिक जमीन बनाई, मैंने उस जमीन पर लोगों को खड़ा किया। राजनीति को सामाजिक न्याय पाने की गुरु किल्ली कहते थे कांशीराम। गुरु किल्ली पंजाबी शब्द है, सत्ता की चाबी राजनीति को। यही वो जगह है जहां मैं बात करना चाहता हूं। न आम स्वीकृति, क्योंकि जाति उनकी दलित थी, न कोई उद्योगपति का समर्थन, न किसी मीडिया का समर्थन, न शहरों का समर्थन, न शिक्षक जमात का और न संसाधन का। और उस सब के बावजूद एक जन नेता जमीन पर खड़ा होकर साइकिल यात्रा करके लगातार लोगों के बीच में आत्मविश्वास भरता है, उस पीढ़ी के बीच आत्मविश्वास भरता है जिसके आत्मविश्वास को सदियों से छीना गया था, कुचला गया था, उसके वजूद को, उसके स्वाभिमान को, उसकी अस्मिता को, उसकी पहचान को। उन्हें एकजुट करना था, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। और अभी उस दौर में जब कांशीराम के साथ कौन खड़े थे, जमीन कांशीराम को कैसी मिली थी, वैचारिक जमीन थी, संघर्षों की जमीन थी, लेकिन अपनी मेहनत के बूते पर उन्होंने उसे एक सियासी जमीन मुहैया कराई। कांशीराम के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो बार बार कहा जाता है कि वो अवसरवादी है राजनीति में। इसके लिए वो कहते हैं कि हाँ, हम अवसरवादी हैं क्योंकि हमें कभी अवसर मिला ही नहीं। ये डिस्कोर्स चेंज करने की भाषा की शैली थी कांशीराम की। अभी तक मैं कांग्रेस की तरफ ध्यान दे रहा था, अब कांग्रेस नष्ट हो गई, भाजपा की तरफ ध्यान दे रहा हूं। ये उस दौर की बात है जब वो गठबंधन सरकारों का दौर था और उसको लेकर के उनके ऊपर आरोप लगते थे और उनका मामला था। कांशीराम कहते थे कि दलितों ने चमचा नेता पैदा किए, और अभी हम लोग आएंगे, चमचा युग लिखते हैं माननीय कांशीराम। पूना पैक्ट के बाद के दौर को ही चमचा युग कहते हैं, आज भी वो चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। कांशीराम जब कभी भाषण देने राजनीतिक हलकों में जाते थे तो वो कलम को यूं खड़ा करके दिखाते थे और समझाते थे कि ये आपका सिस्टम है, वो सब कुछ ऐसे है। और कांशीराम कहते थे कि हमें उसे ऐसे बनाना है, सब बराबर हो जाए। यह एक हायरार्की दिखाता है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। कांशीराम अपने भाषणों में अपनी कलम को यूं करते थे और कहते थे कि हमें समाज ऐसे बनाना है, और लोग कनेक्ट होते थे। आज के नेताओं को सोचना होगा। जब मैं आज के नेताओं का जिक्र कर रहा हूं तो मुझे अभी याद आया, इसलिए मैं नमन करूंगा रामविलास पासवान जी का। कल उनका निधन हुआ। रामविलास पासवान पर अलग से बात होनी चाहिए, लेकिन मैं जिस रामविलास पासवान को जानता हूं, मानता हूं, उसे मैं याद रखना चाहूंगा और उसको नमन करना चाहूंगा। गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, जमीन से निकल करके एक नेता जिसने अपनी एक जमीन बनाई और संघर्षों की जमीन से एक मुकाम पाया। उनके पास भाषा थी, वो अपनी भाषा में लोगों से जुड़ते थे। ये कांशीराम की ताकत थी। प्रजातंत्र में राजा वोट से नहीं, पेट से नहीं, वोट से पैदा होता है। कांशीराम, मैं एक स्लोगन पढ़ रहा हूं, ये क्यों पढ़ रहा हूं अभी आता हूं उसमें, कि प्रजातंत्र में राजा पेट से नहीं वोट से बनते हैं। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि भारतीय लोकतंत्र अमीरों के धन से वोट खरीदना है, और जिसको वो सक्रिय साम्राज्यवाद कहते हैं।
अब आप इस पूरे स्लोगन से कांशीराम के पूरे विस्तार को समझिए और उनके परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकरवादी राजनीति के समालोचक समाज विज्ञानी आनंद तेलतुंबड़े जो जेल में है, कितने लोग आनंद तेलतुंबड़े को याद कर पा रहे हैं? आनंद तेलतुंबड़े, प्रोफेसर हनी बाबू, तमाम लोग जेल में हैं। उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में कांशीराम को याद करते हुए आनंद तेलतुंबड़े ने कहा था, एन एनिग्मा कॉल्ड कांशीराम, एक अबूझ पहेली। क्योंकि उन्होंने कहा कि सतह से उठते हुए मात्र चंद सालों में दलितों और वंचितों की न केवल एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दी, बल्कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार भी बना दी। ऐसे थे कांशीराम, एक अबूझ पहेली, एन एनिग्मा कॉल्ड कांशीराम। आनंद तेलतुंबड़े ये बात उनको कहते हैं। अब मैं कुछ बातें कहूंगा जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, और फिर आप आएंगे कि थोड़ा मान्यवर कांशीराम के जीवन के बारे में समझें, पढ़ें, और उसके बाद हम लोग उसके आगे बात करेंगे। कांशीराम के इन सेंटेंस में आपको क्या नजर आया कि अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, गुरु किल्ली है राजनीति परिवर्तन की, सरकार बनाना। कांशीराम कहते हैं कि वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। इन सब वजहों को आप समझते हैं, इन स्लोगन्स को समझते हैं। ये स्लोगन वह भाषा है जो आम जनता से सीधे जुड़ती है। आम जनता इस भाषा को समझती है और जुड़ती है कि यह तो हमारे जैसा दिखने वाला एक शख्स हमारी कोई बात कर रहा है, और तब आता है वह आम जनता के बीच जाते हैं, हजारों किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं, जनसभाएं, ये सारे काम करते हैं। आज मुझे लगता है इस बात की चुनौती है हमारे सामने कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए, हम कैसे नए परिस्थितियों में कांशीराम जैसे लोगों को जमीन पर उतार सकें और नए परिस्थितियों में कैसे उनको आज के सिनेरियो को समझ सकें। 15 मार्च को उनका जन्म हुआ और लोग 1934 को पिरथपुर गांव, बुगा गांव, खवासपुर, रोपड़, चंडीगढ़ और जालंधर के बीच में है, पंजाब में। रामदसिया परिवार था इनका, जिन्होंने सिख धर्म अपना लिया था। रोपड़ में स्कूलिंग हुई, देहरादून के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी की। 1957 में नौकरी के बांड पर दस्तखत करने के खिलाफ नौकरी छोड़ दी। बार बार किताबें पढ़ते थे कांशीराम। उनकी माँ अक्सर आके पूछती थी कि ये किताबों में तुम क्या ढूंढते हो? तो वो अपनी माँ से कहते थे कि माँ, इन किताबों में सत्ता के दरवाजे की चाबी है, मैं वही ढूंढ रहा हूँ। मैं खोजता हूं कि इस तरह के सूत्र वाक्य हमारे पास आज के नेताओं के लिए कहां है। बहुजन नायक, उन्होंने तय किया कि वो कभी अपना घर नहीं बसाएंगे, बहुजनों के घर ही उनके घर और उनके परिवार ही उनके अपने परिवार होंगे। परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे क्योंकि सारे समाज की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लंबी चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, अपने परिवार को भेजा था और उसके बाद अपने को एक मिशन को सौंप दिया। अपने लिए कुछ नहीं जुटाया, अपने लिए उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास विचार था, संघर्ष था, जमीन पर संघर्ष करने का जज्बा था। तमाम लोग उनके जीवन को कई चरणों में देखते हैं। एक चरण उनका 1958 से 1964 के बीच दरमियान है, जब पूना में नौकरी करते हैं वो सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एक्सक्लूसिव में रिसर्च साइंटिस्ट। वहीं दीना भाना जो दलित जाति के थे, फूले जयंती पर छुट्टी का
विरोध कर, छुट्टी हटा दी गई तो उसका विरोध करते हैं कांशीराम ने उनकी मदद की। पहला संघर्ष नौकरी करते हुए दरमियान, और उस समय कांशीराम ने दीना भाना की जो मदद की थी उसी से प्रभावित होकर के वहां उनके एक मित्र मिले, D.K. खापड़, और उन्होंने वो किताब दी, द एनहेलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। जाति का विनाश के किस्से हैं कि उन्होंने उसको एक रात में पढ़ डाले और बहुत असर हुआ डॉक्टर अंबेडकर के इस किताब का। दूसरा चरण शुरू होता है जब 1964 में नौकरी से इस्तीफा देते हैं और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो आपको पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर जाते जाते इस एक संगठन का निर्माण करना चाहते थे, 1956 में इसका गठन हुआ, उससे जुड़ते हैं। 1971 के चुनाव में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस से गठबंधन होता है, चुनाव लड़ते हैं। 521 सीटों में 520 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को मिलती है। फूले शाहू अंबेडकर की धरती पर बहुजन को 1 सीट मिलती है, ये कांशीराम सवाल उठाते हैं और इससे व्यथित होकर के रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया छोड़ देते हैं। फिर तीसरा चरण शुरू होता है 1971, जब पूना में SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन SMCEA, जिसे बाद में बदल करके बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन नाम दिया गया, बाम सेफ, इसका गठन करते हैं। 1977 में मायावती से मुलाकात होती है और फिर वो किस्सा याद आता है कि दिल्ली का एक आयोजन है जिसमें एक कम उम्र की तेज तर्रार लड़की भाषण देती है और बहुत तेज तर्रार भाषण, उस जमाने के कई बड़े कांग्रेसी नेता भी वहां आए होते हैं और उनकी धज्जी उड़ाती है। कांशीराम पूछते हैं कि ये लड़की कौन है, बहुत प्रभावित होते हैं उसके तेवर से, उसके भाषण से, उसकी शैली से। लोग बताते हैं कि ये मायावती। कांशीराम उनके घर जाते हैं और एक लंबा किस्सा है और फिर वो कहते हैं कि क्या बनना चाहती हो, और वो कहती हैं कि मैं IAS बनना चाहती हूँ। कांशीराम कहते हैं कि IAS बनकर क्या करोगे, मैं तुम्हें ऐसा कुछ बनवा सकता हूँ जिसमें IAS तुम्हारे पीछे घूमेंगे फाइल लेकर के। और कांशीराम ने किया, जैसे आनंद तेलतुंबड़े ने कहा कि यह अपने आप का सबसे क्रांतिकारी कदम। किसी ने सोचा नहीं था कि जातिवादी सामंती पितृसत्ता के गढ़ में, केंद्र में, उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला इस सूबे की मुख्यमंत्री बनेगी। ये काम कांशीराम ने किया। 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ को एक औपचारिक संगठन बनाया। 6 दिसंबर 1978, 6 दिसंबर, बाबा साहब। दिल्ली के करोल बाग में ऑफिस चलती थी। गैर राजनीतिक, गैर आंदोलनात्मक और गैर धार्मिक संगठन का दर्जा दिया इसे। 6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 इसका गठन किया और ठाकुर बाभन बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। मैं आज भी कहता हूं एक वैचारिक तेवर डॉक्टर अंबेडकर के बाद दिखा, तमाम बहुजन नायकों में दिखा है, लेकिन उसमें जो सबसे दिलचस्प और सबसे तेज तर्रार तेवर है वो कांशीराम में दिखता है। ठाकुर बाभन बनिया छोड़ बाकी सब है DS4, ये तेवर था। इसका काम क्या था? DS4 का काम क्या था? कोई सरकारी कर्मचारी इसका सदस्य नहीं बन सकता था। सामाजिक आंदोलनकारी संगठन था। महापुरुषों के आंदोलन को घर घर पहुंचाना इसका मकसद था, जैसे मेला ऑन व्हील, पीपल्स पार्लियामेंट, मिरेकल ऑफ टू फीट एंड टू व्हील के तहत पूरे देश में साइकिल यात्रा निकाली गई। ये एक तरीका है, ये एक मिशन था अम्बेडकर के काम करने का अलहदा तरीका। 1980 में ऑप्रेस्ड इंडिया नाम से
पत्र निकाला और कहा कि इसके 9 भाई और होंगे, 3 साप्ताहिक पत्रिकाएं और 4 मासिक पत्रिकाएं, 4 अलग अलग भाषाओं में। 30 मार्च 1980 को नागपुर से बहुजन नायक पत्र निकाला, जो हिंदी और बहुजन टाइम्स मराठी के नाम से साप्ताहिक पत्र निकालते थे, पत्रों का, अखबारों का। और कांशीराम ने अंबेडकर की वह बात पकड़ी, बहुजनों का कोई अखबार नहीं, कोई मीडिया नहीं। 26 साल तक बहुजन संगठन नाम से साप्ताहिक पत्र निकाला। 1982 में चमचा युग लिखा। चौथा चरण फिर राजनीतिक शुरू होता है। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। 10 वर्ष बाद, स्थापना के 10 वर्ष बाद सवर्ण वर्चस्व को चुनौती देते हुए तमाम सामंती मनवादी ताकतों को उसके गढ़ में चुनौती देते हुए, याद करिए शुरू में जो हम लोग कर रहे थे, न संसाधन, न लोग, न वो लोग जो मुठभेड़ कर सकें सड़क पर आकर के, सदियों से आत्मविश्वास छीना गया था, उनको एकजुट करते हैं, उनको साथ लेते हैं और वो फिर सड़क पर उतरते हैं और 10 साल में उस सबसे बड़े सूबे की मुखिया के पद पर मायावती जी को स्थापित करते हैं। यह आजाद भारत का, मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा परिवर्तन, जो कुछ परिवर्तन है ना, सियासी परिवर्तन, उनमें सबसे अहम परिवर्तन है बसपा का, मायावती जी का उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया के पद तक पहुंचना। और यह क्रांतिकारी बदलाव था। 5 स्टेट में चुनाव लड़े, रिकॉग्निशन हुआ और फिर तमाम चीजें सामने आई। एक छोटा सा जीवन परिचय मैंने दिया, बहुत छोटा सा जीवन परिचय। तमाम नारे, तमाम संघर्ष की दास्तानें अभी रह गई। इन सब से आज हमारी पीढ़ी क्या समझ सकती है? पहली बात, मान्यवर कांशीराम विचार के धरातल पर कहां है? और मैं जब बात कर रहा हूं तो 1995 के पहले तक के कांशीराम को आंख बंद करके सैल्यूट करने का मन है। बाद के कुछ निर्णयों को बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। कभी कभी मेरे भी दिल में यह सवाल उठता है कि सत्ता पाने के लिए जो उन्होंने गठबंधन किए, हालांकि मान्यवर कांशीराम ने उसके लिए साफ साफ कहा है। दिलचस्प यह है कि भले ही दक्षिणपंथी ताकतों से गठबंधन किया हो, लेकिन कभी उनके एजेंडे पर काम नहीं किया। एक काम आप नहीं दिखा पाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी कांशीराम के जमाने में साथ आती है और वो अपने एजेंडे को छोड़कर उनके एजेंडे को लागू करती है। कांशीराम कहते हैं कि मैंने उपयोग किया, मैंने इस्तेमाल किया, मैंने अवसर बनाया इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने हमें बहुत सदियों से इस्तेमाल किया था। ये सारे तर्क समझ में आते हैं कि सत्ता तक पहुंचे बिना हम संघर्ष नहीं जीत पाएंगे। इस सब से आप बहुत सारी बातें इसमें हो सकती हैं, विस्तार में जाया जा सकता है कि इससे क्या हुआ, कि कौन मजबूत हुआ और उसकी गलती को कुछ लोग आज की गलती से और आज की बहुजन समाज पार्टी के हश्र से जोड़ते हैं। ऐसा तो हम सभी नेताओं के साथ कर सकते हैं। जितने उत्तर भारत के राजनीतिक दल उभरने के दौरान उनके क्या विचार थे और आज वो कहां खड़े हैं। कई बार हमें मजबूरी में हम खुद कहते हैं कि एक मनुवादी सामंती दक्षिणपंथी ताकत को हराइए, और इसके लिए कई बार हम भी कह देते हैं कि आप इनको जिताइए। लेकिन असल में दिल की बात पूछिए तो दिल कहां रमता है? कांशीराम के शुरुआती दौर पर रमता है, लोहिया के दौर पर, अंबेडकर के दौर पर, जगदेव बाबू को याद करता है, जो हमारा भीतर का अंतःकरण है। और तब कहता है कि अंतःकरण की 40,000 किलोमीटर तक साइकिल चलाने वाला कांशीराम आज चाहिए। 85% बहुजन की बात करने वाला कांशीराम आज चाहिए। विजन देखिए उस दार्शनिक का, उस विचारक का, उस राजनेता का। सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन करने वाला कांशीराम चाहिए। आप इसको फिर से ध्यान दीजिएगा, तवज्जो। मिरेकल ऑफ टू फीट एंड टू व्हील। साइकिल लेकर के लोग बहुजन नायकों की कहानियां सुनाने गांव गांव जाते थे। आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है और मैं शुक्रगुजार हूं
हमारे नायक, हमारी विरासत, हमारा एजेंडा, हमारी दावेदारी सीरीज जो चला रहे हैं सामाजिक न्याय आंदोलन मंच बिहार के साथी, यह काम अधूरा रह गया जो मान्यवर कांशीराम का था और जिसे आज के वक्त हमें याद करना चाहिए। और वो काम कि हमने अपने अतीत को आज की पीढ़ी से जोड़ा नहीं, यह काम हमें करना होगा। दूसरी बात, जब हम उनको जोड़ रहे हैं तो हमारी भाषा, इतने आसान स्लोगन, सूत्र वाक्य, नारे, यह कांशीराम की ताकत। आम जनता को उनकी भाषा में तैयार करना, आम जनता को उनकी भाषा में हिम्मत देना, ताकत देना, सल्यूट है उस ताकत को। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, जैसे हम आज बहुजन एका कहते हैं ना, वो बामसेफ को देखेंगे तो याद आएगी। और आज भी बामसेफ काम कर रहा है, कमजोर हुआ है लेकिन काम कर रहा है। और बामसेफ जो भी आप भारत की सियासी राजनीतिक या गैर राजनीतिक बदलावों की दास्तानें अगर आप पढ़ेंगे तो बामसेफ के बिना वो दास्तानें अधूरी होंगी। बामसेफ ने वो काम किया है। आज जब हम विश्वविद्यालयों में लड़ते हैं तो कांशीराम याद आते हैं। और जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठकर सोचता हूं कि 90-95% प्रोफेसर के पोस्ट पर न दलित है, न पिछड़े हैं, न आदिवासी है, वो पोस्ट वैकेंट है। आज जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के गलियारों में बैठकर सोचता हूं कि जज नहीं है, वकील नहीं है जितने होने चाहिए, मीडिया में आपके लोग नहीं हैं। मीडिया में इस समय क्या चल रहा है देखिए, पक्ष भी वही है, विपक्ष भी वही है। वो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम बिके हुए हो, तुम टीआरपी चोर हो, तुम धोखेबाज हो, ये सब आपस में। और सारे अपर कास्ट हैं। कभी उन लोगों ने जाति के नाम पर यह बहस चलाई क्या कि मीडिया में जाति का है? इसीलिए कांशीराम कहते थे दलितों का कोई अखबार नहीं है। उस जमाने में अगर वह नायक इस तरह संघर्ष कर लेता है तो हमारी पीढ़ी के लोगों को इससे सीखना क्या है, हमें क्या करना है, ये मैं सोचता हूं। और इस पे मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं। मैं जरूरी नहीं कि मैं कुछ जवाब देकर आपको जाऊं, मैं आपसे संवाद कर रहा हूं तो हो सकता है कि मैं खुद सोच रहा हूं। मैं खुद इस बात के लिए चिंतित हूं कि 30 साल 40 साल पहले मान्यवर कांशीराम ने जो काम किया, आज 30 साल 40 साल बाद हमारे सामने हालात बदले हुए हैं। जिस वक्त मान्यवर कांशीराम ने आत्मविश्वास जगाया, और कहते हैं बड़ा प्रसिद्ध सा स्लोगन, कांशीराम की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, जगाया उन्होंने। अंबेडकर को जमीन पर उतारा, वरना दफन कर चुके थे ये आजाद भारत की इबारत लिखने वाले तमाम बड़े बड़े लोग। अंबेडकर को तो दफन करने पर आमादा थे। न सिलेबस में अंबेडकर, न डिबेट में अंबेडकर। अंबेडकर दलितों के नेता। कांशीराम ने अंबेडकर को जिंदा किया और सड़क पर उतारा, जहन में उतारा। 40 साल बीत गए, आज अंबेडकर को जहन में उतारने की जरूरत नहीं है। आज अंबेडकर जहन में बसे हुए हैं। बिना अंबेडकर के आप बात नहीं कर सकते। फिर हमारे सामने चुनौती क्या है? मैं आज की पीढ़ी से यह सवाल करता हूं। कांशीराम बिना पैसे के बामसेफ बनाए लोगों को जोड़े, नौकरी पेशा लोगों को अलग जोड़े, सबको जोड़े। और सबको जोड़ने में क्या पता है, बहुजन 85%, एक तरफ 15, एक तरफ 85। मैं आपको एक दो चीजें दिखाता हूं और चूंकि उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। ये देखिए ना, चमचा युग के आखिरी में सामाजिक व्यवस्था की एक चार्ट बनाया गया है। सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मणवाद की देन क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 15% लाभ लेने वाले लोग हैं, जिनकी आबादी 10 से 15% है। और मान्यवर कांशीराम ये बात आपको कहना चाह रहे हैं। और मध्यम जातियां, इंटरमीडिएट कास्ट, अन्य पिछड़ी जातियां ओबीसी, अनुसूचित जातियां एससी, अनुसूचित जनजातियां एसटी, यह पिरामिड है। 85% लोग व्यवस्था से पीड़ित हैं। यह कांशीराम की शैली थी। और कांशीराम कहते हैं कि इस ढांचे को हमें पलट देना है, 85% का शासन होना है। कांशीराम की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, ये है जगाना। तुम इस देश के शासक हो। इस देश के दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। ये आत्मविश्वास देने का काम किया था कांशीराम ने।
मैं इस सवाल को आपके बीच में छोड़ रहा हूं, आज की पीढ़ी मानवर कांशीराम को कैसे याद करे। आज आपको आत्मविश्वास जगाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी विरासत मिली है, आप तो राजनीति में भी बहुत हद तक है। कहीं कहीं आप भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं, कहीं कहीं हमसे चूक हो रही है, कहीं कहीं हमसे वह काम नहीं हो पा रहा जो हमसे होना चाहिए। और एक जो सबसे अहम सवाल है कि 40 साल पहले कांशीराम की जो चुनौती थी वो आपकी चुनौती, हमारी चुनौती नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ा प्रसिद्ध सा वाक्य कहा है, मैंने बड़ी मुश्किल से यह काफिला यहां तक पहुंचाया है, तुम इसे आगे ले जाना, अगर आगे न ले जाना तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। कांशीराम ने उसे आगे पहुंचाया। कांशीराम की कमाई लोग खा रहे हैं, यह बात सच है, और कांशीराम ने वह हिम्मत हौसला दिया। 85% बहुजन की बात की, देश के शासक बनने की बात की, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। तो हमें अब सोचने की जरूरत है कि आरक्षण बचा कहां। हमारे आंखों के सामने आरक्षण हमसे छीन लिया गया और हमें पता ही नहीं चला। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बर्बाद, नई शिक्षा नीति लागू और सारे ग्रेडेड ऑटोनॉमी के जरिए सारे विश्वविद्यालय अब ग्रेडेड ऑटोनॉमस होंगे, प्राइवेट कहने को सरकारी रह जाएंगे। आपने अपनी लड़ाई लड़ी क्या? आपने जन आंदोलन खड़ा किया क्या कि शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए? स्कूल, सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए गए, सरकारी माध्यमिक स्कूल बर्बाद कर दिए गए, और नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए सरकारी विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए जा चुके हैं। असर आपको 5 साल में दिख जाएगा। आपने लड़ाई लड़ी क्या कि आपका आरक्षण चला गया आपके हाथ से? बोल के जाएगा क्या? इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, वो नादानी थी। वर्तमान सरकार बिना घोषणा के इमरजेंसी चला रही है, तो बिना घोषणा के वो आपका आरक्षण छीन चुकी है। ये सवाल है मेरा, इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? और कहा था ना, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे पीएम सीएम, मानवर कांशीराम ने। आप एसपीडीएम भी बने, आप पीएम तो नहीं बने, खैर सीएम तो बहुत लोग बने ना, बदलाव भी आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग एसपीडीएम बने और सीएम बने तो बदलाव नहीं है, बहुत बदलाव आया। जब वो सीएम नहीं होते हैं तब एहसास होता है कि वो होते तो क्या होता, लेकिन जो बदलाव चाहिए था वो नहीं आया। और अब तो आप जमीन हारते हुए नजर आ रहे हैं। आप सियासी दल के हो तो, आप आम नागरिक हैं तो, छीन लिया ना आरक्षण। शिक्षण संस्थानों से आपके नहीं बोल पाए ना, नहीं लड़ पाए, और आज भी नहीं लड़ पा रहे। इस पे जन आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता, ये हमारी चुनौती है। 12 करोड़ नौकरियां छीन ली गई। सबसे बड़ा सरकारी निकाय जिसमें सबसे ज्यादा बहुजन नौकरी करते थे, वह रेलवे प्राइवेटाइज हो गया हमारी आंखों के सामने, हम कुछ नहीं कर पाए ना। 85% के पिरामिड की बात मानवर कांशीराम ने की थी, वो हाथ से जा रहा है। सरकारी नौकरियां पूरी तरह खत्म। आखिरी में कुछ बातें चमचा युग से। चमचा युग को समर्पित किसे किया था मानवर कांशीराम ने, पता है? सोचिएगा, मेरे सवालों पर सोचिएगा। आइए कांशीराम के बारे में कुछ और जानते हैं। और मैं अब एड्रेस करूंगा ओबीसी समाज को, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग को, महात्मा ज्योतिबा फूले को समर्पित। और वाक्य क्या लिखा है? औपनिवेशिक भारत में जिनके सांस्कृतिक विद्रोह की पहल का अनुसरण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, ईवी रामास्वामी एवं अन्य विद्रोही महापुरुषों ने किया, और जो हमें वर्तमान स्तर तक लाने में सफल हुई, जहां आज हम चिंतन मनन कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, और पिछलग्गुओं का अंत कर शूद्रों और अति शूद्रों को उज्जवल युग में ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस ज्योतिबा फूले को समर्पित किया है चमचा युग मानवर कांशीराम ने। ओबीसी आपने एक्सेप्ट किया क्या? विस्तार में नहीं जाऊंगा, वक्त काफी मैंने ले लिया है। पढ़िएगा, इस चमचा युग को पढ़िएगा। पूना पैक्ट की पूर्व पीठिका और पूना पैक्ट के बाद से लगातार चमचा युग चल रहा है, मानवर कांशीराम बता रहे हैं। आऊंगा, एक दो छोटी बातें। अंबेडकर का अभ्युदय, सांप्रदायिक निर्णय, वो जो कम्युनल अवार्ड की बात थी, महात्मा गांधी का अनशन और अंबेडकर का वक्तव्य, पूना पैक्ट, और उसके बाद कहते हैं कैसे चमचा युग शुरू हो गया। पूना पैक्ट की हानियां बताते हैं, पूना पैक्ट का अधिकार बताते हैं। अब चमचा युग 1900 पेज नंबर 71 से शुरू हुआ, और उसके कई तरह की चीजें शूद्र अति शूद्र के लिए। और 24 सितंबर 1931 से चमचा युग शुरू है।
क्या है चमचा युग, कैसे ये चला, इसको लेकर के क्या क्या हुआ, उसके विस्तार में वहां पर लिखा उन्होंने। मैं चमचों के प्रकार बताता हूं, चमचे की किस्में, उन्होंने तमाम आंकड़े दिए। इस किताब के ढेर सारे आंकड़े हैं जो आपको पढ़ने चाहिए कि किस चुनावी क्षेत्र से कितना वोट मिला और कैसे कैसे वहां पर लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ। बंगाल में, मुंबई में, संयुक्त प्रांत में सफल हिंदू उम्मीदवारों को प्राप्त मत, सफल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्राप्त मत, और कैसे पुनः पैक्ट अगर सफल होता तो क्या होता इस भारत का दृश्य। ये जहां आरक्षण लागू हुआ वहां क्या है, पूरा डेटा दिया है मानवर कांशीराम ने। सवर्ण हिंदुओं और अनुसूचित जातियों के मतदाताओं की सापेक्ष संख्या दी है, और उसके बाद फिर पूरा प्रांतवार विवरण दिया है। कई तरह की श्रृंखलाएं बनाई हैं और उससे ये साबित करने की कोशिश की है कि आज हमारे चमचे सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़कर, संसद में बैठकर, मंत्री विधायक बनकर, सांसद बनकर अपनी आंखों के सामने अंबेडकर, फूले, पेरियार और कांशीराम के सपनों के भारत की हत्या किए जाते हुए चुपचाप देखते हैं। सीधा सीधा ये उनके ऊपर है। और चमचा युग के लिए कहा कि ये औजार है, सवर्ण हिंदुओं के लिए औजार है और ये लगातार उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। व्यक्ति चमचा नहीं है, चमचा प्रवृत्ति है, क्योंकि चमचा उन लोगों का काम करता है जो बहुत दिनों से चला रहे हैं। चमचा युग को बार बार वो कहते हैं कि प्रकाश युग आएगा, और प्रकाश युग तक पहुंचने के लिए डॉक्टर अंबेडकर कुछ रोशनी दिखा गए हैं, लेकिन हम अभी नहीं जा पा रहे हैं। कुछ कुछ चीजें हैं उसको लेकर के कहते हैं, और अन्य पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को अनिच्छुक चमचे कहते हैं, अनुसूचित जनजाति को नवदीक्षित चमचे कहते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग को महत्वाकांक्षी चमचे कहते हैं, अल्पसंख्यकों को मजबूर लाचार चमचे कहते हैं, कुछ को पार्टीवार चमचे कहते हैं। और बड़ा दिलचस्प सा यहाँ चमचों का चित्र है। मैं कह रहा हूं कि कांशीराम के साथ सबसे ज्यादा न्याय यह है कि सच बोलिए, पार्टी और विचारधारा की हिमायत नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, चुनाव के वक्त बेशक हम कहते हैं कि जो ताकत सबसे ज्यादा न्याय कर रही है वो हारे, हम बुरे में कम बुरा चुनते हैं, इसलिए कई बार हम उन लोगों का साथ दे देते हैं। लेकिन असल में हमसे पूछिए तो हमारे सपनों की राजनीति नहीं हो रही है। ये जो चमचों का दृश्य है ना, ये अलग अलग तरह के चमचे हैं, आज वो सबसे ज्यादा हैं। और आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, हर तरह के चमचों का सबसे कुशल इस्तेमाल कर रही है। इसलिए कांशीराम को याद करने की जरूरत है। और आसान भाषा में समझिए, 100-150 के तकरीबन सांसद सामने बैठे हैं और उनके सामने क्या क्या नहीं हो गया बहुजन समाज के साथ, कोई बोलने वाला नहीं था। पिछड़े वर्ग के लोगों, आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प बात मानवर कांशीराम लिखते हैं और मैं वो आपसे साझा करना चाहता हूं। एक इंटरेस्टिंग बात है जिसको मैं कह देना चाहता हूं। मीडिया में चमचे हैं, उसके लिए भी कहा करते हैं। भारत विपुल भूमि, जल, खनिज, प्रचुर मानव संसाधन वाला एक बहुत बड़ा देश है जो वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी उन्नत है। इतने सब के बावजूद यह संसार का निर्धनतम और सर्वाधिक पिछड़ा देश है। यह चमचे युग के सबसे बुरे प्रभाव का परिणाम है, क्योंकि यदि किसी अल्पमत को बहुमत पर शासन करना है तो उसे बहुमत को अशिक्षित, अज्ञानी, लाचार, मजबूर और गरीब तथा पिछड़ा बनाए रखना होगा। यह कांशीराम का कहना है। इस प्रकार बहुमत के लोगों को अनजान और अयोग्य बनाए रखकर अपनी चिंता में शामिल न करके शासक जातियां इस देश को गरीब और पिछड़ा बना रही हो, यानी राष्ट्रद्रोही हैं जो इतने बड़े तबके को वो कर रहे हैं। ये प्रेस मीडिया के लिए वो कह रहे थे कि ये चमचे मुसीबत में है, ब्लैकआउट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। सिल्वर बुलेट, चांदी की गोलियों की बजाय कागज की गोलियों ने ले लिया है, जिसको वो पेपर बुलेट्स कहते हैं। चांदी के गोलियों का इस्तेमाल दलित वर्गों की विभिन्न पंक्तियों को विभाजित करने के लिए किया जाता था, लेकिन पेपर की गोलियों ने उन्हें एक ही स्तर पर ला दिया, और वह स्तर चमचों का। कई वर्षों से चमचे उत्कर्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चमचों की इन फौजों ने लगभग 25 वर्षों का समय, या यूं कहें 1975 तक का समय मौज का था। बहुत लोगों को चमचा नाम लेके कहा है।
बड़े बड़े लोगों को कहा है। इस प्रकार आज हमें बाजार में सिर्फ हल्के वजन के लाइट वेट चमचे ही मिलते हैं, अर्थात जबकि भारी वजन वाले हैवी वेट सभी चमचे एक एक कर शोरबे में गिर रहे हैं, अर्थात मुसीबत में पड़ते जा रहे हैं। बहुजनों को तो फंसा दिया ना इस तरह से, किंतु खतरा अभी भी बरकरार है। पीड़ितों शोषितों के स्वतंत्र आंदोलन के पुनः उभरने पर भारी वजन वाले हैवी वेट चमचों की मांग बढ़ेगी और तब तक उन्हें शोरबे में ही पड़े रहना पड़ेगा। इतनी बारीक समझ और इतना बारीक विश्लेषण। आईएएस जिस दलित और पिछड़े की एका की बात हम कर रहे हैं, ये मेरी बातचीत की आखिरी बात है, वह दलित और पिछड़े की एका मान्यवर कांशीराम के मूल वैचारिकी में थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें बहुत एहतराम के साथ याद करता हूं। 1947 में वो इस पेज नंबर 96 पर कहते हैं कि वह लखनऊ आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर 25 अप्रैल 1948 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में, और पहली कोशिश की थी एससी और ओबीसी को एक साथ जोड़ने की। और वो वाक्य क्या है डॉक्टर अम्बेडकर का, जो कांशीराम लिखते हैं, तब मैंने अनुसूचित जातियों तथा कथित पिछड़े वर्गों के बीच एकता के प्रश्न की ओर सोचना, गंभीरता से सोचना शुरू किया। मैंने ऐसा पिछड़े वर्ग के नेताओं के अनुरोध पर किया था, और ये नेता कौन थे पता है? पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, रामस्वरूप वर्मा, ये वो पीढ़े थे, शिवदयाल सिंह चौरसिया। मैंने कहा कि यह विडंबना ही है कि ये दोनों वर्ग जिनकी जरूरतें एक जैसी थीं आपस में एक नहीं हुए। आज मजबूरी है फिर भी एक नहीं हो रहे हैं धीरे धीरे एक होने की जरूरत है 85%। कारण यह था कि पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जाति के लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे डरते थे कि ऐसा जुड़ाव और साहचर्य उन्हें भी अनुसूचित जाति के स्तर पर ला देगा। और यह हकीकत है, हम समाजशास्त्र समझते हैं पिछड़े वर्ग के मनोविज्ञान का। मैंने कहा कि मैं अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बीच अंतर्भोज और अंतर्विवाह स्थापित करने के लिए उत्सुक नहीं हूं। वे भले ही पृथक सामाजिक अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें अपना पिछड़ापन दूर करने के लिए राजनीतिक दल बनाने के उद्देश्य से आपस में एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मैंने ध्यान दिलाया कि कैसे अनुसूचित जातियों ने देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाते हुए अपनी हालत में सुधार किया है, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि पिछड़े वर्गों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और पिछड़े वर्ग कर भी रहे थे। हमें तो अब इस पैटर्न पर चलना चाहिए कि पिछड़े वर्ग की जो सामाजिक सांस्कृतिक आवाजें थी, उन्हें तो पिछड़े वर्ग को जानने ही नहीं दिया गया। ये ब्राह्मणवादी साजिश, और इसमें क्या मध्य वर्ग, क्या मिडिल वैचारिकी, क्या दक्षिणपंथी, क्या वामपंथी, क्या मध्यपंथी, सब एक रहे। और तब उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों की देश की कुल जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग है, फिर कोई कारण नहीं कि उन्हें इस देश पर शासन क्यों नहीं करना चाहिए। राजनीतिक सत्ता जो वयस्क मताधिकार के कारण आपके, मतलब कुल मिला के ये क्या कहना था कि दोनों एक हों। दूसरा प्रयास 1951 में किया गया, जब संयुक्त पार्टी बनाने के लिए दलितों और पिछड़ों को एकजुट करने की बात कही थी। और तीसरा और सर्वाधिक गंभीर प्रयास न केवल अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग को एक झंडे के नीचे लाने के लिए किया गया, बल्कि उन सबको एक राजनीतिक पार्टी के हक में किया गया। 6 दिसंबर 1956, याद करेंगे आप, लोहिया की मुलाकात हुई थी डॉक्टर अंबेडकर से, पेरियार मिल चुके थे डॉक्टर अंबेडकर से, सब एक दूसरे से जुड़ करके एक एका की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि आज उस एका की जरूरत है, और आज जाते जाते कांशीराम जो बात कह गए हैं उसे समझिए। सामाजिक कार्यवाही, हमें चेतना उभारने के लिए जागरूकता पैदा करना होगा। सामान्य मुद्दों पर, विशिष्ट मुद्दों पर घर घर जाकर के लोगों को पहुंचाना होगा। मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू कराने के लिए 600 से अधिक जनसभाएं करने वाले नेता का नाम है कांशीराम। दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक को एक करने वाले नेता का नाम है कांशीराम। महिलाओं को, वो भी वंचित तबके की महिलाओं को मुख्य धारा में ला करके इस देश का शासक बनने के आत्मविश्वास से लबरेज करने वाले नेता का नाम है कांशीराम। इस देश के बहुजन तबके के जो लोग सक्षम थे, जो आईएएस बन गए, जो इंजीनियर बन गए, जो डॉक्टर बन गए, जो ब्यूरोक्रेट बन गए, उन सबको पे बैक टू सोसाइटी से जोड़ने वाले विजनरी नायक का नाम है कांशीराम। सड़क से संघर्ष करके संसद को बहुजन लोगों से भरने वाले नेता का नाम है कांशीराम। तो सड़क के आंदोलन कहां चले गए, वो सांस्कृतिक आंदोलन कहां चले गए? कांशीराम ये कहते हैं अल्पकालिक समाधान होगा जब आप चमचे युग का सामना करेंगे, चमचे युग का अंत करेंगे, लेकिन उज्जवल भविष्य का समाधान तब होगा जब आप
दीर्घकालिक योजना बनाएंगे। तो अल्पकालिक योजना में क्या क्या कहते थे, जागरूक दस्ता बनाइए, घर घर जाइए, दलित शोषित समाज को सक्रिय बनाइए, नरम कार्रवाई से उग्र कार्रवाई तक की बात करते हैं, हिंसा के बिना आत्मविश्वास से लड़िए, योजनाबद्ध सामाजिक कार्रवाई के उदाहरण देते हैं, अतीत की बात करते हैं कि अतीत को वर्तमान से जोड़िए, पहियों पर अंबेडकर मेला, गांव गांव जाते थे, अंबेडकर मेला लगाते थे, पूना पैक्ट को धिक्कार दिवस के रूप में मनाने की बात की, जन संसद की बात करते हैं, पीपल्स पार्लियामेंट, और उसके बाद फिर 2 पैरों और 2 पहियों का चमत्कार की बात करते हैं। फिर वो 150 साइकिल सवार 15 मार्च 1985 से दिल्ली से चले और 40 दिन में 4200 किलोमीटर दूरी तय करके दिल्ली के आसपास सबसे बड़ी रैली। समानता के लिए प्रयास की बात करते हैं, DS4 के जरिए वो एक सांस्कृतिक आंदोलन की बात करते हैं। लेकिन लंबे वक्त तक दीर्घकालीन समाधान के लिए कांशीराम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कहते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग सबसे बुरे दौर में पीड़ित अन्य पिछड़े वर्ग लोग हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद उनका चारों ओर से नुकसान हुआ, उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों शक्ति सत्ता के हिस्से को लगभग पूरी तरह उच्च जाति हिंदुओं और विशेषकर ब्राह्मणों ने डकार लिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़े वर्ग की संख्या देश की कुल जनसंख्या का 52% है, जबकि ब्राह्मणों और क्षत्रियों की कुल जनसंख्या 8 से 9% है। किंतु मौजूदा संसद में 8 से 9% लोगों का प्रतिनिधित्व 52% सांसदों द्वारा किया जा रहा है और 52% लोगों का प्रतिनिधित्व 8% सांसदों द्वारा। तो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को जागना होगा और सारी पार्टियों को एक होकर के, वो कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को एक होकर के एक बड़े सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन की बात करनी होगी। और आज वो आंदोलन अपने वजूद की रक्षा के साथ निजीकरण के खिलाफ भी होगा, प्राइवेट पूंजी के खिलाफ होगा, आरक्षण बचाने के लिए होगा, और तब जाकर के आप मान्यवर कांशीराम की समग्रता में चीजों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नई पीढ़ी के लिए कांशीराम एक बेहद स्कूल का नाम है, एक ऐसा स्कूल जो बहुत कुछ आपको सिखाएगा। इस स्कूल में पढ़िए। और मैं कुछ सवाल इस वक्तव्य के बीच में छोड़ गया हूं आपके लिए, सोचिएगा, समझिएगा। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से